गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था। मेरा पढ़ाने का मकसद ये था कि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से कर सके। ओके। मैं अभी 10th क्लास का चैप्टर 8 बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 146 पेज तक पढ़ाया था। आज मैं 147 पेज नंबर और 146 का थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी, फिर और आगे बढ़ूंगी। क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्रश्न 1 2 3 4 5 पेज नंबर 146 का आप लोग वीडियो देख लेंगे, जरूर से देख लेंगे। ओके। अब शुरू कर रहे हैं हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। हम जनन के उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि यानी कि दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और ना ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। ये तो आप लोग को पता है कि एक बैल संतति बछड़ा पैदा नहीं कर सकता है और ना ही एक मुर्गी नए चूजे को उत्पन्न कर सकती है। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, यानी कि मेल और फीमेल, है ना। मेल और फीमेल दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? हाँ, इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। अलैंगिक जनन हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, है ना। अब हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रणाली क्यों एकल पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है ना। जनन में डीएनए की प्रतिकृति, है ना। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि डीएनए की कॉपी बनाना रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। क्यों? एकल यानी कि पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती है, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाए जाने वाली विविधता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं कि एक जीव या एक एकल व्यक्ति या इंडिविजुअल विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं है, लेकिन स्पीशीज की जो समष्टि में पाई जाने वाली यानी कि जो नए नए प्रजाति का जो समुदाय है, हाँ, समष्टि पॉपुलेशन, उनका जो स्पीशीज की समष्टि में पाए जाने वाले बहुत सारे जो जाति और पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जो है जीव, वो विभिन्नता वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है ना। तो ये जो स्पीशीज जो है अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है, लेकिन प्रत्येक व्यष्टि नहीं, एकल एक जीव नहीं। लेकिन स्पीशीज जो है उसका जो समुदाय है पूरा, वह अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती, परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती।
अतः परिवर्त उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जाती है, किस प्रकार गति दी जा सकती है। प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होंगे। समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होंगे, क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जा रही है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं है। दो अथवा अधिक एकल जीवों के विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा, है ना। इसमें ये जो मेथड है, इसमें दो विभिन्न जीव भाग लेंगे और प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। तो लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है ना। ये रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो भिन्न जीव, अलग अलग जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। परंतु इसमें एक समस्या पैदा हो सकती है कि यदि संतति पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता है, तो युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पहले पीढ़ी से यानी कि पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी और इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना होगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं? तो पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऊतकों की भी विशिष्टता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जटिलता बढ़ती जाएगी, उस वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है। तो उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा, जिसमें कि विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा कायिक कोशिकाओं, है ना, कायिक कोशिकाओं यानी कि शरीर, ये फिजिकली कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। तो यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, डीएनए की मात्रा भी आधी होती है और गुणसूत्र की जो संख्या होती है 46 है, तो वह 23 हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पढ़ते हैं एक बार। विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? हम लोग में 46 है, तो संख्या की आधी होती है और डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। तो यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। दो भिन्न जीवों की यह युग्मक दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं यानी कि अलग अलग जीवों की जो युग्मक कोशिकाएं हैं, वह लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज जायगोट बनाती है। तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाती है। यहाँ पर है दो भिन्न जीवों की यह युग्मक, जैसे कि
मेल और फीमेल दोनों जीव हो गया, है ना। तो दोनों जीवों की युग्मन युग्मक कोशिकाएं यानी कि लैंगिक जनन में युग्मन कहलाता है, उसको हम लोग गैमिट बोलते हैं, है ना। तो एक मेल गैमिट हो गया और एक फीमेल गैमिट। तो दो भिन्न जीव हो गए, मेल और फीमेल। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मिलकर के बनाते हैं युग्मनज, जायगोट। उसको बोलते हैं हम लोग जायगोट बोलते हैं या युग्मनज कहते हैं। तो वो जायगोट बनाती है, और जो बनाती है तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा फिर पुनः स्थापित होता, तो जितना था उतना फिर हो जाता है। तो यहाँ क्या था, मेल और फीमेल, एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना। दोनों कोशिकाएं जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें दोनों युग्मक मिलकर के बनाते हैं युग्मनज। जब दोनों संयोग करते हैं तो बनाते हैं युग्मनज। युग्मनज को बोलते हैं जायगोट। तो जायगोट बनाती है, तब क्या होता है, संतान यानी कि संतान उत्पन्न होता है। और संतति में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम्स की संख्या जो आधी आधी हो गई थी, वह फिर गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाती है ना। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट, युग्मक को गैमिट बोलते हैं। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलकर दोनों का युग्मन होता है और उसके द्वारा जायगोट बनती है, जायगोट बनाती है। तो संतति यानी कि संतान या जो भी संतान हो, संतति में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या जो आधी थी एवं डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाती है। तो ये लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। यदि जायगोट, युग्मनज को क्या बोलेंगे, जायगोट। यदि जायगोट वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है, मतलब यदि इसका विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है, नए जीव में विकसित हो रहा है, तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए ना। जब नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं युग्मकों की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है। सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन माने युग्मकों की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है, अथवा वे समाकृति भी हो सकते हैं, समान आकृति के भी हो सकते हैं। परंतु जैसे शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता जाता है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है। जैसे शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता जाता है तो जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, ठीक है। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है। यहाँ पर समझिएगा, एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। तो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। तो हम लोग को ये जानना है कि जो जनन कोशिका बड़ी है, अपेक्षाकृत बड़ी होती है, उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, ठीक है। तो जिसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है वह है फीमेल गैमिट। इसको क्या बोलेंगे, फीमेल यानी कि मादा युग्मक माने गैमिट। तो इसको बोलेंगे फीमेल
गैमिट। और जो छोटी एवं अधिक गतिशील होती है, फुर्तीली होती है, उस गतिशील जनन कोशिका को बोलेंगे नर युग्मक या मेल गैमिट। तथा ये हो गया मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, दो हो गया। अब अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा यानी कि मेल एवं फीमेल बेस्टियों मतलब जनकों में विभेद उत्पन्न किए हैं, तथा कुछ जीवों में मेल एवं फीमेल में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, है ना। कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम लोग को ये याद रखना है कि एक मेल गैमिट होता है और एक फीमेल गैमिट होता है। तो मेल गैमिट जो है वह गतिशील, छोटी और गतिशील होती है, और फीमेल गैमिट है अधिक थोड़ा भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, भोजन का भंडार संचित होता है, ठीक है, और वह बड़ी होती है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा गैमिट के बारे में जानकारी। अब है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। बाह्य दल होता है, पंखुड़ी होता है, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग होते हैं। पुंकेसर, ये सब पुंकेसर है, और ये वर्तिकाग्र है ना। स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय सब हो गया स्त्रीकेसर। पराकोष तंतु, ये सब हो गया पुंकेसर। तो जब पुष्प में, इतना तो आप लोग को पता होगा है ना, नर भाग है इसका पराकोष, पराग तंतु, और स्त्रीकेसर भाग हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्त्रीकेसर। अब है कि ये तो पुष्प के जनन भाग हो गए जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। तो पंखुड़ी और बाह्यदल के क्या कार्य हो सकते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, ठीक है, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं? एक लिंगी। एक लिंगी मतलब एक सेक्स वाला, एक लिंग वाला। हाँ, या तो स्त्रीकेसर है उसमें या तो पुंकेसर है, जैसे पपीता और तरबूज। तो ये एक लिंगी कहलाते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो कहते हैं उभयलिंगी। हाँ, तो उनको क्या बोलेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण इसमें है, पुंकेसर में क्या है? ये पराग कोश है, ये है पराग कोश। और इस पराग को खोलने पर, तोड़ने पर क्या निकलता है? परागण, पराग, पराग कण, ठीक है, पराग कण निकलता है। जैसे बीजाणुधानी फटने से, निकलने से क्या होता है? बीजाणु निकलता है, स्पोर्स। उसी तरह परागकोश से परागकण निकलते हैं। पुंकेसर नर जननांग है तो परागण, परागकण बनाते हैं, और परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तो हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। उड़हुल का फूल आप लोग जरूर देखे होंगे। उड़हुल का पुंकेसर काफी लंबा रहता है, और हम लोग प्रैक्टिकल में उसको जरूर बच्चों को दिखलाते हैं। और
उड़ल का फूल आसानी से हर एक पोर्शन उसका एक एक भाग बहुत सफाई से पुंकेसर दिखता है। वर्तिकाग्र और वर्तिका बहुत क्लियर दिखता है गुड़हल के पौधों में, है ना। इसलिए उसका प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। तो यह 3 भागों से बना पुष्प का मादा जननांग है। स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है। ये जो गोल फूला हुआ भाग है वह है अंडाशय। अंडाशय में बीजांड होते हैं। अंडाशय में ये जो छोटा गोल गोल है ये बीजांड बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। पराग कण द्वारा उत्पादित नर युग्मक, पराग कण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक से संलयित हो जाता है, यहाँ पे संलयित हो जाता है और जनन कोशिका के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है। जो अभी मैंने पहले बताया कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक युग्मन दोनों मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग कहते हैं जायगोट बनता है, मतलब इस क्रिया को कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जनन कोशिकाओं के इस युग्मन को तो युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है। दोनों जब मिलते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं निषेचन और जो बनता है उसको कहते हैं जायगोट, युग्मनज या जायगोट, जिसमें कि नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। जायगोट बनता है जिससे नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है और जंतुओं में जायगोट बनता है तो नए जीव की उत्पत्ति होती है ना, नए जीव की उत्पत्ति होती है। पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। पराग कणों को, ये परागकण है, तो पराग कणों को पुंकेसर से, है ना, पुंकेसर से वर्तिकाग्र, ये है वर्तिकाग्र, तो पराग कण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। तो यदि पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, इस पुंकेसर का परागकण का स्थानांतर इसी वर्तिकाग्र पर होता है, हाँ, तो यह स्वपरागण कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, क्योंकि उसी पुष्प में वही पुंकेसर व पॉलिन ग्रेन्स जो हो गया वह वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाता है, वर्तिकाग्र पर होता है, तो यह सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, स्वपरागण। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, है ना। एक पुष्प का परागकण यानी कि ये एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। दोनों में अंतर समझे। जब उसी फूल में वही पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतर हो जाएगा, क्या, परागकण, है ना, परागकण स्थानांतरित हो जाएगा, तब वह कहलाएगा स्वपरागण। लेकिन जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकणों दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे पर परागण कहेंगे।
एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु द्वारा, जल द्वारा अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है ना। एक फूल से दूसरे फूल तक जब परागकणों का स्थानांतरण होता है तो इसमें हवा द्वारा भी होता है, पानी द्वारा भी होता है, किसी प्राणी द्वारा होता है, कीट पतंगा द्वारा होता है, और छोटे छोटे हाँ कीट पतंगों द्वारा होता है। तो या वैसे ही वाहक द्वारा संपन्न होता है। तितलियां है, भौरा है, बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, उनके द्वारा संपन्न होता है ना। तो ये है पुष्प का अनुदैर्घ्य काट लंबा। जब एक अनुदैर्घ्य होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, ये है अनुदैर्घ्य काट। इसलिए बीच से पूरा इनका दिखला रहा है अंडाशय। ये बाह्य दल है हरा वाला, बाह्य दल। ये लाल पीला जो भी कलर है वो हो गया पंखुड़ी इसको। और इसको एपिकैलिक्स या कैलिक्स बोलते हैं, हाँ, कोरोला। ये हो गया वर्तिकाग्र, परागकोश तंतु। ये है पुष्प का अनुदैर्घ्य काट और कुछ इनका नाम। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसको भी आप लोग चित्र बना के देख लीजिएगा, इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। पुष्प का अनुदैर्घ्य काट क्या है दिखलाइए। तो गुड़हल का फूल पुष्प किताब में होगा, जो भी पुष्प का होगा आप लोग उसका बना लीजिएगा। तो यहाँ तक अब हम लोग पौधों में पढ़े लैंगिक जनन में स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन हुआ, परपरागण और स्वपरागण। अब है वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण। किस तरह से वर्तिकाग्र पर परागकण आते हैं और किस तरह अंकुरण होता है और अंदर आकर के, है ना, अंडाशय तक बीजाणु तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग 8.8 चित्र वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, या आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, और वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।